ध्यान से देखिएगा। जैसे चले घर में हम लोग किताबों को अलग अलग तरीके से सजाते हैं। कोई क्या करता है, साइंस को एक जगह, मैथ को एक जगह, रीजनिंग को एक जगह। कोई सजाता है मोटा किताब एक जगह, पतला किताब एक जगह, छोटा किताब एक जगह, बड़ा किताब एक जगह। सब अलग अलग तरीके से सजाते हैं। तो वैसे ही तत्वों को अलग अलग तरीके से लोगों ने सजाया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने। अब तत्व क्या है, जैसे लोहा का आपका बेंच बना हुआ है, सोना का आपका चेन बना हुआ है, अल्युमिनियम का आपका बर्तन बना हुआ है। तो ये सब तत्व है, सोना, अल्युमिनियम, लोहा, निकेल, कार्बन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, तत्व है। इसको सजाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणाएं दी। पहले तत्व बहुत कम ज्ञात थे, फिर और ज्ञात हुए, फिर और ज्ञात हुए, फिर और ज्ञात हुए। सबसे पहले जो सजाने की प्रक्रिया बताई थी वो किसने बताई थी? इससे भी पहले लोथर मेयर थे, लेकिन उसका कुछ खास था नहीं। सबसे पहले किसने बताया? डोबेरिनर ने। डोबेरिनर के बाद आए न्यूलैंड। कौन आए? न्यूलैंड के बाद आए मेंडलीफ, और मेंडलीफ के बाद आए मॉसले। कौन आए? मॉसले। अब डोबेरिनर ने एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं त्रिक नियम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? उन्होंने कहा कि लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 11, 23, पोटेशियम का 19, 39। इन्होंने कहा दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा, किसका द्रव्यमान? दूसरा का, वो पहला और तीसरा का औसत होगा। किसका किसका औसत होगा? अब आप पहला और तीसरा का औसत देखिए। पहला कितना है? 7, तीसरा कितना है? 39। तो 7 + 39/2 बराबर कितना हो जाएगा? 23। 7 + 39 46। इसको इसको जब जोड़ोगे, पहले और तीसरे को जोड़ोगे, उसका औसत निकालोगे, दूसरे के बराबर होगा। तो 7 + 39/2 बराबर कितना आ जाएगा? 23। कोई डाउट? ये किसने दिया? किसने दिया? ये दिया डोबेरिनर ने। किसने दिया? ड्रोबेरिनर ने। ऐसा ऐसा तीन, एक त्रिक ये हुआ। त्रिक मतलब 3 गो। एक त्रिक और है, एक त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वो भी एक त्रिक है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 त्रिक दिए। कितने त्रिक दिए? और 9 गो तत्व तक इसका नियम लागू था। लेकिन उसके बाद खोजे गए तत्वों की संख्या हो गई 56। कितने? उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। कौन नियम दिया? अष्टक नियम में इन्होंने संगीत के 7 सुरों के हिसाब से सजाया। किसके हिसाब से सजाया? अष्टक नियम कहेगा किसने दिया? किसने दिया? अष्टक नियम दिया न्यूलैंड ने। और इन्होंने अष्टक नियम तो दिया, और इन्होंने संगीत के 7 सुरों के हिसाब से सजाया। इन्होंने कहा कि अगर सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। अब देखिए, पहले तत्व का गुण 8 में सा है? नहीं है। पहला सा और 8वां सा है। इन्होंने कहा जैसे संगीत के सुरों में पहला और 8वां समान होता है, वैसे ही 56 तत्वों में पहला और 8वां समान होगा। उस हिसाब से इन्होंने सजा दिया। बोलो हाँ। लेकिन उस समय ज्ञात तत्वों के की जो संख्या थी 56, उसको इन्होंने सजा दिया। लेकिन इनका खुद का नियम जो है वो कैल्शियम तक था। इसकी जो सारणी थी वो थोरियम पर समाप्त हो चुकी थी। इसका नियम सब पर लागू भी नहीं हुआ। इसका खुद का नियम खुद के वस्तु पर लागू नहीं हुआ, खुद के तत्वों पर लागू नहीं हुआ। कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। और इसकी सारणी कहां पर समाप्त हुई? थोरियम पर। कहां पर? थोरियम पर समाप्त हुई। उसके बाद आ गए मेंडलीफ चचा। कौन आ गए? इन्होंने, इसके समय ज्ञात तत्व 63 थे। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? इन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया। और इन्होंने ही पहली बार आवर्त सारणी दिया। क्या दिया? आवर्त सारणी। फिर इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर?
और इन्होंने अपनी सारणी का नाम दिया आधुनिक, जो अभी आपके रूम में टंगा हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? तो आपको कहेगा आवर्त सारणी का खोज कौन किया? कौन किया? मोस्ले ने किया। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किया? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किया? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोस्ले। इन्होंने ही कहा कि अगर क्षैतिज कतार है तो इसको आवर्त कहेंगे, और उदग्र कतार है तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। बोलो हाँ। और इन्होंने क्या किया, इसके समय आवर्त की संख्या 7 थी, लेकिन वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। इसके समय आवर्त की संख्या जो थी 7 थी, लेकिन वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 18। इन्होंने खाली जगह भी छोड़ा। खाली जगह किसने छोड़ा? खाली जगह किसने छोड़ा? मेंडलीफ ने। बाद में इन्होंने जोड़ा इसको, बाद में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को किसने जोड़ा? गैलियम को जोड़ा। किसने जोड़ा? मेंडलीफ ने। अभी मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 114। अभी तत्व कितने हैं? 118। कितने हैं? 118। बोलो हाँ। आवर्त सारणी का खोज कौन किया? मेंडलीफ। और इसने कहा था कि भैया पहले तत्व का गुण कैवें से मिलेगा? 8वें से। तो 7 का गैप है, और दूसरे का तब कैवें से? 9वें से। तीसरे का तब कैवें से? 10वें से। बोलो हाँ। पहले ही लिखो फिर बतियाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। चला, ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा गड़बड़ है, पढ़ा देंगे सब समझ में आ जाएगा। हो गया? ऊपर कर दें? बड़ा फास्ट लिखते हो जी।
और नीचे, हर तरीके। ए, चुपचाप बैठो, नीचे ऊपर कीजिए, धीरे धीरे लिखो। क्या मैडम, ब्याह हो गया, आराम से घर में खाना वाना पकाइए, आप अभी यहीं हैं। हस्बैंड क्या करता है? कुछ नहीं, पढ़ रहा है। ये बेरोजगार आदमी से कौन ब्याह करता है? लड़की लोग को तो एकदम नहीं करना चाहिए। हो गया? बेरोजगार आदमी से लव मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज तो एकदम नहीं करना चाहिए। हो गया? हाँ, लड़का के पास जमीन बहुत होगा। अभी तो कह नहीं सकते, जमीन चला ज्यादा रहने से क्या होगा, जॉब वॉब, बच्चा बुद्धिमान होना चाहिए। हो गया? अरे हुआ? कहाँ हुआ? हो गया? अब देखो, कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर हैं? कितने सुर हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर हैं? 7 सुर हैं। और लिखा 7 सुर। अब बताओ, आवर्त के किस तत्व को सर्वोत्कृष्ट गुणधर्म होता है? क्लोरीन का। अब इसका चला कोई सेंस नहीं बन रहा है। कहता आवर्त के किस तत्व में सर्वोत्कृष्ट गुणधर्म होता है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, फिर भी लिख लो। लेकिन उत्कृष्ट धातु कहते हैं किसको? फर्स्ट ए को। किसको? अक्रिय गैस किसको कहते हैं? लास्ट वाले को। लिख लो फिर भी। कहते हैं उसके बाद तीसरा आवर्त में तत्वों में सबसे उत्कृष्ट धातु कौन है? अभी 1 मिनट रुक जा। प्रिंस, कृपया यहां आइए। देखो, आवर्त सारणी देखे हो? अरे आवर्त सारणी देखे हो? नहीं देखे हो तो हम दिखाते हैं। देखो यही क्रम था, पहले डोबेरिनर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ, फिर मॉसले। अरे यार, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जो किसने दिया? मॉसले ने। आप गौर से देखिएगा, ये जो क्षैतिज कतार है इसको हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? ये जो उदग्र कतार है इसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसकी संख्या 18 है। कितनी है? और क्षैतिज कतार की संख्या 7 है ना? तो ये देखिए यहां सोडियम है, तो पहला आवर्त में हाइड्रोजन, दूसरा में लिथियम, तीसरा में, तो आपको कह रहा है कि बताइए, कह रहा है बताइए तीसरा आवर्त के तत्वों में सबसे उत्कृष्ट धातु कौन है? सोडियम। सोडियम के बारे में लिखिएगा, क्यों ये उत्कृष्ट है। यह मुलायम होता है,
चाकू से काट सकते हैं और सोडियम जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन में सुरक्षित रहता है। हवा में आग लग जाता है। हवा में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। इतने गुण हैं इसके, इसलिए इसको उत्कृष्ट धातु कहते हैं। मुलायम है, चाकू से काट सकते हैं, जल से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? हाइड्रोजन। केरोसिन में क्या रहता है? सुरक्षित। और हवा में क्या हो जाता है? आग लग जाता है। हो गया। तीसरी आवर्त में तत्वों में सबसे उत्कृष्ट धातु तत्व कौन है? अगला। अगला कहता है किस तत्व की परमाणु संख्या अधिकतम होती है? याद रखो, ऑर्गेनेशन का। लास्ट, लेकिन ये सब कभी पूछेगा नहीं। लिखा? रट्टा मारो। आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्ती की प्रवृत्ति के मूल कारण कौन है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये सबका अलग अलग होता है। पूजा आप पढ़े होंगे कभी 1s2 2s2 2p6 पढ़े हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 पढ़े हैं? 3d10, इसी के द्वारा किसी का भी रासायनिक गुण डिफाइन होता है। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन कि रासायनिक गुणों को डिफाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या किससे अभिक्रिया करेगा, यह त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। ये सब बातें किससे पता चलती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। लिखिएगा, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता चलता है यह पता चलता है कि उस तत्व का रासायनिक गुण क्या है। उस तत्व का रासायनिक गुण क्या है? अब ध्यान से देखना। इधर से ये, अगर मान लो पीरियोडिक टेबल है, इधर से इधर जाने पर आकार, आयतन। अच्छा बताओ, जकर आकार बड़ा होगा ओकर आयतन भी बड़ा होगा, और त्रिज्या घटता। और इधर से इधर जाने पर आकार, आयतन, त्रिज्या क्या होता? बढ़ता। किसमें? ई वर्ग हुआ क्या आवर्त हुआ? आई। ऐसे गए तो आवर्त ना हुआ, और ऐसे गए तो क्या हुआ? वर्ग। अब ध्यान से देखो, हे लीना करो रब से फरियाद। इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, तो इसका आकार अगर इतना बड़ा होगा तो इसका आकार इतना बड़ा होगा, इसका आकार इतना बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका तो और बड़ा होगा, तभी ना बढ़ेगा। बोले वह नहीं करेगा। तो इसको लिख लो, फिर बतियाते हैं, तब आपका वो लाइन समझ में आएगा। आवर्त में घटता है, वर्ग में बढ़ता है।
हो गया। हे ली ना करो रब से फरियाद। हो गया। तो बताओ सबसे बड़ा आकार किसका होगा? फ्रांसियम का। सबसे छोटा आकार? लेकिन देखो ये सब यहां से यहां तक ही जो है ये अधातु धातु है। और एकमात्र तत्व फर्स्ट ए में पहला वर्ग में जो है वो क्या है? धातु, अधातु। ये सब धातु है, ये क्या है? अधातु। ये सब क्या है? ये सब क्या है? धातु। ये क्या है? अधातु। आपको धातु अधातु पहचानना है, जकर अंत में मौ लगल है वो मेटल है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मौ लगल है। ये सब मेटल। हाइड्रोजन में मौ नहीं लगल है, नॉन मेटल है। लेकिन कुछ कुछ इसके अपवाद भी हैं, उस पर हम लोग अलग से जाएंगे। अब ध्यान से देखो, प्रथम समूह के तत्वों में परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। प्रथम समूह के तत्वों में धातु की, किसकी? क्योंकि हाइड्रोजन को हम तब छोड़ देंगे। धातु की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बताओ क्या होगा? ये उल्टा लिखल है कि सीधा लिखल है? आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है, तो सबसे छोटा कौन? लिथियम। और सबसे बड़ा कौन? फ्रांसियम। बोलो रे। तो इसको ई लाइने को चला यहां पर काट दो, जो हम तुमको लिखाए थ्योरी उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। काट दिया? अगला बताओ, मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया था तत्वों की संख्या कितनी थी? उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। और न्यूलैंड ने जब शुरू किया था तब? न्यूलैंड के समय था 56। मेंडलीफ के समय था 63। मोस्ले के समय था, अब कितना है? 118। अब कितना है? 118। हो गया? न्यूलैंड के समय कितना? 56। मेंडलीफ के समय कितना? 63। मोस्ले के समय कितना? 114। अब कितना? अगला बता। न्यूलैंड ने अष्टक नियम से सिद्ध किया। न्यूलैंड के अष्टक नियम को सिद्ध किसने किया? जॉन न्यूलैंड ने नहीं। इसको यहां लिखना चाहिए था, न्यूलैंड अष्टक नियम किसने सिद्ध किया? अष्टक नियम किसने सिद्ध किया? न्यूलैंड ने। लिखे? बताओ तो मेंडलीफ ने किस आधार पर सजाया था? परमाणु भार। ये फुल स्क्रीन करने पे ब्लैंक हो जाता है रे। मेंडलीफ ने किसके आधार पर सजाया था? परमाणु भार के आधार पर सजाया था। बताओ मेंडलीफ ने तत्वों को की प्रणाली को किस आधार? एक्चुअल में अगर देखिएगा तो डोबेरिनर, न्यूलैंड,
मेंडलीफ ना, ये तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया था, और केवल एकमात्र था कौन, मोस्ले, जिसने सजाया परमाणु संख्या के आधार पर। हाँ जी, किधर है ये? हाँ बोलो। परमाणु भार के आधार पर कोई एक ही ऑप्शन रहेगा इसमें से, एक से अधिक रहा तो वो सभी मारेंगे। अगर आपको एक से अधिक दे दे तो इन तीनों ने परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ठीक है, बताओ ना, डोबेरिनर क्या बोला, पहले और तीसरे का भार का औसत दूसरे के बराबर होगा, तो भारे के आधार पर ने किया। 9। हाँ, अगला, अगला हम चलें। अगला में चलते हैं, मेंडलीफ। मेंडलीफ का नाम सुने हो ना? मेंडलीफ ने बाद में किसको किसको जोड़ा, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में गैलियम का ऑक्साइड का सूत्र है Ga2O3। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में जोड़ा था, गैलियम का सूत्र है Ga2O3। समूह 4 में किस तत्व की परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, बताओ। चला, समूह 4 ये है, 4 है कि 6 है? समूह 6 ना है रे। समूह 6 में जो सबसे ऊपर होगा उसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। कौन सबसे ऊपर है, ऑक्सीजन, तो यहां हो जाएगा समूह 4 की 6। समूह 6 में सबसे कम द्रव्यमान किसका है, ऑक्सीजन का। मेंडलीफ ने किस तत्व की खोज के आधार पर आवर्त सारणी का संशोधन किया, जर्मेनियम। जर्मेनियम की खोज के आधार पर आवर्त सारणी का संशोधन किया। बताओ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में गलत स्थितियों में किस तत्व को रखा गया, हाइड्रोजन को। देखो, इसने सजाया था, मेंडलीफ ने किसके आधार पर सजाया था, किसके आधार पर, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, कौन कौन, प्रोटियम, और कौन, ड्यूटेरियम, और कौन, ट्राइटियम। तो गौर से देखिए, प्रोटियम जो था इसका भार था 1,1, इसका भार था ड्यूटेरियम का D12, और ट्राइटियम का था T13। तो हाइड्रोजन कहता था कि मेरे तीनों का द्रव्यमान, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तीनों को अलग अलग स्थान दो अगर तुम परमाणु भार के आधार पर सजाते हो। मेंडलीफ को इन्होंने कहा, इसीलिए इनका पीरियोडिक टेबल भी गड़बड़ा गया, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन को आवारा कह दिया। क्या कह दिया, क्योंकि हाइड्रोजन कहता था कि अगर आपने भार के आधार पर सजाया था तो हमारे तीनों समस्थानिक जो हैं उसका भार अलग अलग है, 3 जगह दीजिए हमको, जो मेंडलीफ दे नहीं पाया। आपको कहेगा, बताओ मेंडलीफ को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन किया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक को अलग अलग स्थान चाहिए था, जो दिया नहीं। अब जिसका जिसका समस्थानिक था सब बोला हमको अलग स्थान चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा, मेंडलीफ ने किसके कारण उसका आवर्त सारणी गड़बड़ाया, समस्थानिकों के कारण, किसके कारण, और खास करके किसने टोका, हाइड्रोजन। तो लिखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसको स्थान नहीं दे पाई,
समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाई। अब कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में गलत स्थितियों में किस तत्व को रखा गया था? हाइड्रोजन को, क्योंकि अपना ही कितना स्थान मांग रहा था? 3। और लिख लो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। बताओ न्यूलैंड ने अष्टक नियम कहां तक लागू था? कैल्शियम तक। इसका सारणी कहां पर समाप्त हो रहा था? सारणी समाप्त हो रहा था थोरियम। बता निम्न में से कौन सा संयोजन इलेक्ट्रॉन संख्याओं में नहीं होता है? काट दो, लाइन का कोई मतलब नहीं। काट दिया। कौन सा आवर्त सबसे ज्यादा तत्वों को समाहित करता है? गलत है, बताते हैं। पहला आवर्त में आवर्त तत्व की संख्या, पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पांचवा में भी 18, छठा में 32, सातवां में 32 के साथ कुछ अधूरा है। रुक जा, 32 के साथ क्या है? अधूरा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के साथ अधूरा। पहले आवर्त में कितने तत्व? 2। दोनों गैस है, एक इधर हाइड्रोजन है, उधर हीलियम है। दोनों क्या है? गैस है। यह दूसरा और तीसरा विकर्ण संबंध दर्शाता है। अब बोलोगे कैसे? देखो पहला में इधर हाइड्रोजन और इधर कौन है? हीलियम। दोनों गैस है। अब दूसरी तो पहला हो गया, दूसरा और तीसरा में तुम देखो विकर्ण खींच सकते हो, बोलवे नहीं करेगा, इसलिए दूसरा और तीसरा विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसको लिख लो। अब बताओ सबसे अधिक तत्व किसमें है? 7वें में। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के साथ अधूरा। मैथ स्टार्ट कीजिए। हो गया? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के साथ अधूरा। तो बताओ तो सबसे अधिक तत्व किसमें है? 32। किसमें लिखे? आप देखो, कहता है कौन सा आवर्त में सबसे ज्यादा तत्व समाहित है? कहवा लिखेगा? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व की का स्थान निर्धारित किस आधार पर है? परमाणु संख्या के आधार पर ना। अब परमाणु संख्या ही तो प्रोटॉन की संख्या है। बोलो, परमाणु संख्या ही किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब किसका आवर्त सारणी? अरे किसका? मोस्ले का। बताओ आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या अभी कितनी है? अभी कितनी है? 118। लिखे? बताओ आवर्त सारणी में, आवर्त नहीं, यहां लिखो आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की कुल संख्या 18। आवर्त सारणी देखा तो 9 गो न रे। आवर्त दोनों में 7-7, लेकिन आवर्त सारणी में मेंडलीफ का जो था उसमें वर्ग की संख्या 9 और आधुनिक आवर्त सारणी में 18। अगला बता, आवर्त सारणी में कितने आवर्त?
आप कोई भी आवर्त सारणी ले लो, आधुनिक आवर्त सारणी ले लो कि आवर्त सारणी, आवर्त तो साथ है ना है, लिखे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे पहले रखा गया है? बताओ सबसे पहले कौन रखा गया है? हाइड्रोजन ना। लेकिन सबसे पहले कौन रखा गया है? हाइड्रोजन। लिखिए सबसे पहले रखा गया है कौन? हाइड्रोजन। बताओ मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त। अब बताओ मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, पहली बार आवर्त सारणी किसने दिया? मेंडलीफ ने। इसमें आवर्त कितने हैं? कितने हैं? वर्ग कितने हैं? 9 हैं। रात वाला क्लास किए हैं? कुछ फायदा हो रहा है? द्रव्यमान, भार, फ्लेमिंग। राइट हैंड रूल किसके लिए? किसके लिए? हाँ, मोटर के लिए। बाएं हाथ का नियम। अंगूठा किसको दर्शाता है? वेरी गुड। सब रेगुलर है ना? अगला, किस तत्व के कुल 4 इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो एक बात बताओ, चला सेकेंड ए का शुरुआत ही होता है बीटा मैंगो का सर्वत्रम। तो बेरिलियम जो होता है वो सेकेंड ए का है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ना होगा। सेकेंड ए का होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट ए का होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 8 ए का होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, 7 ए का होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। बता मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में मान्यता देने के लिए किसका भविष्यवाणी किया था? इन्होंने ही ना पहले कहा था कि नए तत्व आ सकते हैं, अब बाद में किसको जोड़ा? अरे लिखाए थे अभी, बाद में जोड़ा किसको? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। बाद में किसको जोड़ा? नए तत्वों की भविष्यवाणी इन्होंने ही किया था। अगला, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पूर्व किस तत्व का संयुक्त रासायनिक तत्व माना जाता था? आर्गन और हीलियम। आर्गन और हीलियम को माना जाता था कि एक ही जगह रहता है, इसीलिए संयुक्त तत्व है। अगला, बता समूह एक के तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय। देखो चला, ई जो तत्व है फर्स्ट ए, इसको कहते हैं, ये हो गया फर्स्ट ए। फर्स्ट ए को कहते हैं क्षारीय धातु तत्व। कौन धातु कहते हैं? ये जो सेकेंड ए है इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व। और ये जो सेवेंथ ए है इसको कहते हैं हेलोजन। ये जो एट्थ ए है इसको कहते हैं अक्रिय गैस। यही 4 को पूछता है, लिख लो। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, सेकेंड ए को सेकेंड ज्यादा है तो क्षारीय मृदा धातु। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ए क्षारीय धातु, सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु, सेवेंथ ए हेलोजन, एट्थ ए अक्रिय गैस। क्षारीय धातु पृथ्वी पर होता है, क्षारीय मृदा धातु मिट्टी में होता है। हम्म, अब नहीं होंगे।
क्या चीज का आंदोलन है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। एस्टेट। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। अब खुशबू कह रही है तो एकदम करेंगे। कर देंगे। और कोई आदेश है तो बताइए। हाँ, कर देंगे। बीपीएससी तैयारी का बैच है अभी, ऑनलाइन भी, यूट्यूब पे भी है। बोल देते हैं अभी, बोलिए क्या बोलना है। 4 तारीख को, 4 सितंबर एस्टेट का आंदोलन है पटना कॉलेज से। कितना बजे से? 10 बजे से। अभी 800 बच्चा लाइव भी है, देख रहा है। एस्टेट, बीटेट और एलईटी, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबके लिए एक साथ। और कुछ? और साथ में टीआरई 4 भी, साथ में टीआरई 4 का भी। नहीं, 1 मिनट आप लोग, 1 मिनट अभी, 1 मिनट हमारा बोलने दो, तोरे तरफ से बोल रहे हैं। जैसे अगर आप लोग इस सब का करिए रहे हैं, एक के साथ ज्ञापन में एकरो ऐड कर दीजिए, कर दीजिए, सब लोग मिलके कर लीजिए, क्या दिक्कत है? और जैसे टीआरई 4 वाला बच्चा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसका टीआरई 4 हुआ नहीं है अभी तो। ये एस्टेट बीटेट वाला जो है अभी तुरंते पास किया है, ये सब 1956 से पास करके बैठल है। जैसे एस्टेट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन में सब लोग आए बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एस्टेट बीटेट हो तो साथ साथ तुरंत टीआरई 4 हो, इसकी भी मांग होनी चाहिए। चुनाव नहीं तो ये आंदोलन में हम ये देखेंगे, सब पोस्टर के बीच में भी होना चाहिए कि चुनाव से पहले टीआरई 4 का एग्जाम हो, वैकेंसी ना है। हाँ ना, इसके लिए एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा। हाँ, अच्छा आप यहाँ आइए ना, यहाँ आके आप बोल लीजिए। आज की कार्रवाई मेरी यहीं तक है, लीजिए। तुम वहीं रहो, तुम वहीं रहो ना। देखिए 4 सितंबर को महा आंदोलन होने जा रहा है पटना कॉलेज से। और जो टीआरई 4 वाले के मन में ये संदेह बना हुआ है कि हम विरोधी है टीआरई 4 का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग हमारा हर बाइट दे सकते हैं कि उसमें हमने बोला है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आनी चाहिए चुनाव से पहले। ये बार बार मैंने बोला। जो परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। स्टेट वाले अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कभी कोर्ट का चक्कर काटे, कभी रोड का चक्कर काटे हैं। कम से कम वो 4 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उनका भी इंसानियत के नाते हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि उन्हें भी मौका टीआरई 4 में मिलना चाहिए। इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप लोग भी आइए, जो लोग स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे अपेयरिंग में मौका मिले, बीटेट वाले हैं और लाइब्रेरियन वाले हैं, जो भी है, सभी को मैं निमंत्रण दे रही हूँ कि सभी को आना है। और लड़कियां जो अपने अधिकार के लिए, नौकरी के लिए तो आगे आती है कि मुझे अपना 35% आरक्षण चाहिए, मुझे आगे जाना है, लेकिन जब रोड पे उतरना होता है, जब अपने अधिकार की मांग रोड पे जाके करना होता है, तो आप लोग पीछे क्यों होती है? हम भी एक लड़की है, हम भी रोड पे जाते हैं, हम भी पुलिस का लाठी खाते हैं, हम भी जेल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हैं। 7 अगस्त का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हम ही आगे थे और बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर बड़ी बहन है तो ठीक है, छोटी बहन है, जो भी मानती है, आप सभी लोग प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि हमारे चाचा कहीं ना कहीं बेटियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं और बेटियों की बातें वो कुछ ज्यादा ही सुनते हैं। तो आप लोग सुनिए और आइए। धन्यवाद।
सभी अभ्यर्थियों से यही अनुरोध करें कि आंदोलन को आप लोग को सफल बनाना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो है इसमें जो स्टेट के अभ्यर्थियों बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि हम अधिकार की लड़ाई है। आप सोचिए जब एक गांव में रहते हैं तो 50,000 बच्चा देखना है। घर में अगर आग लग जाए तो अपने घर में आग लगने के बारी का इंतजार कीजिएगा, दौड़ करके बुझाने के काम कीजिएगा। तो हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना है और लाठी डंडे से आप लोग एकदम नहीं डरिएगा। एक मिनट रुको, क्लास में भड़काओ नहीं बच्चा को, पहले मेरा बात सुनो। जो भी करना है संवैधानिक तरीके से करना है, लाठी डंडा का बात नहीं हो रहा है। हम इसका एकदम विरोध करते हैं। कोई भी काम असंवैधानिक नहीं होगा। संवैधानिक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग साथ हैं, नहीं तो हम साथ नहीं हैं। सर 7 अगस्त को या 18 अगस्त फिर को ये आंदोलन, ये तो आप दूसरा ट्रैक धर रहे हैं। फिर जैसे हमारा कहना ही है कि आप आंदोलन कीजिए, आप अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से बच्चों तक रखिए, लेकिन किसी भी प्रकार का बच्चे अहिंसात्मक रूप नहीं लेना है, क्योंकि एक बार किसी पर भी एफआईआर हो जाएगा तो आप दिक्कत में आ जाइएगा। अगर आप संवैधानिक तरीके से चीजों को करिएगा तो ही बच्चा साथ जाओ, नहीं तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सीधा बात, लाठी डंडा का बात ही नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, और अगर सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हम सरकार के विरोध, हमको सत्ता में आना है क्या? नहीं आना है। तो हमारा काम है अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखना, और वो हम बार बार कर रहे हैं। सरकार भी इस पर सिंसियर है, हमेशा प्रेस रिलीज आ रहा है, तो जल्द ही इस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। ठीक है, बाकी आप उत्सुक होइए लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होइए। लाठी डंडे से बोलना चाह रहे थे कि लाठी डंडे से अगर हम लोग को डराने का प्रयास किया जाएगा सर, तो हम लोग डर जाएंगे तो मेरा हाथ और हम नहीं बोल रहे कि छात्र लाठी डंडा चलाएंगे सर। अंतिम होता है तो छात्र लाठी डंडा थोड़े चलाएंगे। अच्छा एक मिनट, मेरा नारा है कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर अंग्रेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन में होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक संभाल ले अपनी लाठियां, और एक सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कभी जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो डरेंगे नहीं, हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे सर, चाहे हम लोग पर कितना भी लाठी का बौछार किया जाए। हम सर ये नहीं बोला है कि छात्र जो है डंडा चलाएंगे चाहे पत्थरबाजी करेंगे सर। हम लोग उस दिन बैठे रहे, चाहे हम लोग पर लाठी चलाया जाए या गोली चलाए, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है सर। अगर बार बार डराने का प्रयास किया जाए तो आंदोलन कैसे सफल होगा सर, मेरा ये काम है। जैसे है क्या, हम इन सब चीजों का सपोर्ट न गई, क्या बोलेगा ये? जो गलत है वो गलत है। पहले तो आप अस्थिर होइए, आप छात्र नेता हैं, आप अस्थिर होकर अपनी चीजों को, बातों को रखिए। ये बेवकूफ नहीं है, सब ग्रेजुएट है। हमारा कहना ये है कि जो भी चीजें, हमारा लड़ाई सरकार से नहीं है, हम बस अपनी मांगों को रख रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। हमारी मांग सरकार तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारा काम लाठी लेना है, हमारा काम वो नहीं है। आपकी उत्सुकता हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप 3-4 बार आंदोलन किए हैं और चीजें, रिजल्ट सामने नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम सरकार को और मजबूती से अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, हम सारे बच्चे जो भी लाइव देख रहे हैं या क्लास में, कोई भी ऐसा काम असंवैधानिक आप नहीं करेंगे किसी के भी बहकावे में आकर। जो काम असंवैधानिक हो, हम इसकी बात नहीं करते हैं, और ना ही हम इसके पक्ष में। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हम सरकार तक अपनी मांगों को रखेंगे, वो भी संवैधानिक तरीके से। यही हमारा हक है, हमारा हक असंवैधानिक नहीं है। बाकी आप लोग 4 तारीख के आंदोलन में संवैधानिक रूप से इन लोगों का जरूर साथ दीजिए। हम तो कहते हैं कोई भी छात्र नेता अगर आपके लिए आगे बढ़कर आता है, लेकिन अगर वो संवैधानिक नहीं है तो आप 4 कदम पीछे हट के घर आइए। अगर वो संवैधानिक है तो आप कोई भी छात्र नेता हो, हम चाहे वो दिलीप जी हैं, चाहे ये हैं या खुशबू है, हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि छात्र नेता हमेशा छात्रों की बात करते हैं। कम से कम वही इकलौता है जो छात्रों की बात करता है। लेकिन इसमें आपको यह डिसाइड करना है कि अगर असंवैधानिक चीजें हो तो वहां से अपने आप को ड्रॉप बैक कर लेना है, वहां आगे
नहीं आना है, क्योंकि सरकार से लड़ना हमारा और सरकार बनाना हमारा उद्देश्य ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। हम छात्र हैं, हम अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से, हम ही असंवैधानिक हो जाएंगे तो दूसरा क्या करेगा? ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे 4 तारीख के आंदोलन में जाएं, अगर उनको दिखे कि चीजें संवैधानिक है तो वहां रुकिए, नहीं दिखे तो चुपचाप अपने घर आइए, सीधा बात। और उम्मीद करेंगे आपसे भी कि आप चीजों को संवैधानिक रखिएगा। और ना ये प्रॉमिस आप करके जा रहे हैं, बिल्कुल सर, पक्का ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो ये प्रॉमिस हम इनसे ले रहे हैं, तभी इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम जोश में नहीं रहेंगे तो छात्र कैसे? ना दोस्त, मेरा मानना है सर, तो फिर आप ही चाहते हैं कि आज के बाद आपको हम ये मंच कभी नहीं देंगे? ऐसा नहीं बात है सर, मेरा मानना है कि दोस्त, छात्र नेता कमजोर रहेंगे सर। बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थी का, या तो वो स्टेट के अभ्यर्थी हों, वो टीआरई के अभ्यर्थी हों, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हम लोग पिछले लगातार 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। नवंबर से ही स्टेट की मांग होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक विचार नहीं किया गया है। लगातार जब भी आंदोलन होता है, हम लोग हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट का लेटर को दबा दिया गया। हम लोग टीआरई 4 के विरोधी कभी हो ही नहीं सकते, हम लोग तो टीआरई 4 की मांग कर रहे हैं आगे। लेकिन स्टेट का परीक्षा करवा लिया जाए, या तो स्टेट को अपियरिंग में अलाउ कर दिया जाए, या तो उन सारे स्टेट के अभ्यर्थियों को जो स्टेट का फॉर्म भरेंगे उनको अपियरिंग के तहत टीआरई 4 में अलाउ कर दिया जाए। और टीआरई 4 पर पूरा का पूरा सीट आना चाहिए, जितना भी 1 से 1.5 लाख, 1 लाख या 1,20,000, 1 लाख सीट है वो। लेकिन उससे पहले एसटीटी अभ्यर्थी, एसटीटी का आयोजन होना चाहिए, या अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में हो, या वो एसटीटी मांग के हो। तो मैं तमाम उन स्टेट अभ्यर्थियों से फिर से कहना चाहता हूं, ये मांग आप लोग की मांग है। हम लोग पटना कॉलेज से शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च करते हुए जहां तक हमें प्रशासन रोक देगी, हम वहां पर रुक जाएंगे। वहां पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से बैठ जाएंगे। अगर जो प्रशासन हमें कहती है कि आपको डेलीगेशन जाना है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, और जिस भी ढंग से वहां से चीजें आगे बढ़ेंगी उस ढंग पर विचार किया जाएगा। लेकिन सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में, सभी स्टेट अभ्यर्थी हो, या बीटेट अभ्यर्थी हो, या लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अभ्यर्थी हो, वो शामिल हों। हम लोग शांतिपूर्ण तरह से यह प्रोटेस्ट, यह मार्च, पैदल मार्च को, इसे प्रोटेस्ट का नाम नहीं दे सकते हैं, पैदल मार्च को हम लोग बढ़ाएंगे। और जहां तक हमें प्रशासन सपोर्ट करेगी वहां तक हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करते हुए जाएंगे। जहां पे प्रशासन हमें रोक देगी हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग कोई भी असंवैधानिक काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कभी भी प्रशासन को प्रॉब्लम हो। हमने दो या तीन बार हम लोगों ने पैदल मार्च रखा, लेकिन हम लोग की भी मांग जायज है। जब एक बड़ा वैकेंसी टीआरई 4 निकल जाएगा तो फिर हम लोग अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो सबको टीआरई 4 और स्टेट दोनों अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। हाँ एकदम, हम देखिए, हम बार बार कहते हैं कोई भी टीचर आपका साथ तभी देगा जब आप संवैधानिक हैं। आप असंवैधानिक हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। ऐसे ही 6 गो केस हो गया है, ठीक है ना? उधर अभी दिल्ली गए थे, उसमें भी केस करिए दिया, इस बार जो लास्ट टाइम में गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अगर कोई भी काम संवैधानिक हो और अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखना हो, हम बार बार कहते हैं तभी आप साथ दीजिए, वरना आप 2 कदम अपना पीछे हटाइए। ठीक है, हाँ एकदम। तो 4 तारीख को अगर संवैधानिक है, चीजें संवैधानिक हो, वहां तक आप साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।